नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बिन फेरे हम तेरे पर एक्शन हुआ है। गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और योजना में फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लग पा रहा है। ताजा मामला बलिया से सामने आया है और विकास खंड मनियर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बिना वर की कन्याओं के खुद उनके गले में वरमाला डालने के वीडियो ने इंटरनेट मीडिया पर हर किसी को हैरान कर दिया है। और इस मामले की शुरुआती जांच में मिली हकीकत चौंकाने वाली है। विवाह समारोह में विवाहितों के साथ ही नाबालिग लड़की को भी दुल्हन बना लिया गया। दरअसल विकास खंड मनियर में 25 जनवरी को आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 545 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ था। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कई युवतियां स्वयं ही वरमाला अपने गले में डालती नजर आईं, जबकि उनके सामने वर के रूप में कोई नहीं था। और समाज कल्याण मंत्री ने इस पर पूरे मामले में कड़ा रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। समाज कल्याण मंत्री असीम आरो ने प्रशासनिक जांच और एफआईआर की जांच दोनों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सामूहिक विवाह में किस तरह का मामला सामने आया है, किस तरह का आपने संज्ञान लिया है, क्या है सर मामला? देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ अनियमितता कुछ कर्मचारी अधिकारियों द्वारा की गई है। इस प्रकरण का संज्ञान में आते ही तत्काल टीम गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है और 48 घंटे के अंदर आख्या मांगी गई है। देखिए, 26 जनवरी को ये मनिहर ब्लॉक में सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 468 जोड़ों ने अपना शादी उनकी वहाँ पे हुई थी। इसमें 4 ब्लॉक्स के जोड़े सम्मिलित थे। उसके बाद अगले दिन से एक न्यूज़ मीडिया में ये चीज़ चलना स्टार्ट हुई कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो बिन फेरे हम तेरे की ये तस्वीर सामने आ रही है। नाबालिग हैं ये जो युवक, यहाँ पर नाबालिग युवती जो है, ऐसा ये मामला सामने आ रहा है। समाज कल्याण जो मंत्री हैं उन्होंने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। जो फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी हैं उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज कराई गई। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सामूहिक विवाह योजना को पलीता लगाया जा रहा है और इसमें ये गड़बड़ झाले की तस्वीर आखिर कैसे सामने आई। सवाल यही है क्योंकि यहाँ पर नाबालिग जो हैं दूल्हे दुल्हन को दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधा गया है और इसको लेकर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यही है कि क्या किसी की नज़र नहीं गई कि ये नाबालिग जोड़े हैं जो इस दाम्पत्य बंधन में बंधने के लिए जा रहे हैं। तो बलिया से ये तस्वीर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर नाबालिग जोड़े देखे जा रहे हैं। यहाँ पर वरमाला और शादी की खुशी भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो दूल्हा बनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे में खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन एक बड़े गड़बड़ झाले की ये तस्वीर सामने आ रही है जो सवाल उठा रही है इस योजना को लेकर कि आखिर जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या किसी की नज़र नहीं गई जो यहाँ पर दुल्हन है, नाबालिग हैं और दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधा गया। समाज कल्याण मंत्री ने सख्त रुख भी अपनाया है।
आगे बात करते हैं। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। उन्होंने लगभग 74 मिनट के संबोधन में सरकार के विजन और देश में बीते 10 साल की अवधि में हुए कामकाज का विस्तार से जिक्र किया। अपने अभिभाषण में आमतौर पर बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बीते वित्त वर्ष का आर्थिक जो सर्वेक्षण है उसे किया जाता है और लेकिन इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करेंगी और हर साल बजट दस्तावेज पेश होने के साथ ही एक दिन पहले केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। हालांकि इस बार यह आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया जा रहा है और इस बार आम चुनाव के कारण जरूरी वित्तीय कार्यों के प्रबंधन के लिए सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। चूंकि चुनाव के कारण पूर्ण बजट प्रक्रिया बाधित रहेगी, इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो अब बजट सत्र का आगाज हो चुका है और 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव का ये आखिरी बजट सत्र है इस लिहाज से, और आज जिस तरीके से अभिभाषण निकलकर सामने आया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, उसमें 10 साल के कार्यकाल का योजनाओं का भी जिक्र किया गया। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ ही जो है बजट का पहला दिन जो था उसका पूरा रूपरेखा तैयार की गई थी। उसमें बताया गया कि सरकार ने इसी संसद भवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से काम किए। विशेष तौर पर जो है बीजेपी सरकार द्वारा जो जो योजनाएं लागू की गई या बात करें जो जो कार्य उनके द्वारा किए गए उनके बारे में विस्तार रूप से बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कल 1 फरवरी को जो है अंतिम बजट पेश होगा और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो इस बजट को पेश करेंगी। बजट से मध्यम वर्ग को विशेष रूप से जो है काफी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि लुभावन बजट होगा क्योंकि लोकसभा 24 जो चुनाव है वो बहुत बेहद करीब है। जी बिल्कुल प्रवेश शर्मा, इस लिहाज से हालांकि बजट जब भी पेश होता है तो सभी की निगाहें रहती हैं कि आखिर क्या कुछ बजट में रहेगा खास और किस तबके के लिए खास रहने वाला है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भी इस बजट सत्र में निर्मला सीतारमण पेश करती हैं। जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया जा रहा है, तो इसको लेकर कोई चर्चा, कोई अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात तो स्पष्ट बता दूं, सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर आ रही है कि जो बजट में टैक्स पेयर की निगाहें सबसे ज्यादा होती हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो टैक्स देते हैं वो उसमें उम्मीदें ज्यादा होती है और उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रियायत मिलते हुए नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी 5 लाख रुपए तक की जो रिबेट थी उसको बढ़ाकर लगभग 7 लाख रुपए के आसपास कर दिया जा सकता है। इसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है और विशेष तौर पर जो उद्योग से संबंधित है उनको सबके निगाहें जो विशेष रूप से जो है इस बजट पर टिकी हुई है। और यही वजह है कि इस बजट में बताया जा रहा है कि सबका विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे वो विशेष तौर पर मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें 370 हटा दी गई है और उसके लिए लोक लुभावन कुछ ना कुछ देने की योजना भी बनाई गई है। और लोकसभा चुनाव करीब है, उसके मद्देनजर और सरकार का ये अंतिम बजट है, इसलिए पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कल सुबह 8:15 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण पहले फोटो सेशन करेंगी और उसके बाद 9 बजे के आसपास संसद भवन में पहुंचकर ये बजट पेश करेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बजट पेश होगा, यानी कि कल 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा और किस वर्ग को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आगाज हो चुका है सत्र का आगाज और अब बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और आज चूंकि नई सदन में ये पहला अभिभाषण रहा द्रौपदी मुर्मू का, इस लिहाज से 10 साल के कार्यकाल का जो लेखा जोखा रहा सरकार का, उन सभी योजनाओं का जिक्र करती हुई नजर आई और साथ ही आगे बजट में किस तबके के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, अब इस बात पर सभी की निगाह है।
बढ़ते आगे बात करते हैं वीरता का सम्मान यूपी की कमान। यूपी को लगातार चौथी बार कार्यवाहक डीजीपी मिला है और स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस का नया मुखिया बनाया है और आपको बता दें कि कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार के बुधवार को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशांत कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार 16 अफसरों को सुपरसीड करके कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। बीते करीब अगर 3.5 वर्ष की बात करें तो वो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इसके अलावा उनके पास ईओडब्ल्यू और स्टेट एसआईटी की भी जिम्मेदारी है। ये लगातार चौथी बार है जब यूपी में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई है और यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि लगता है एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है। जनता पूछ रही है कि हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों से के संग जो सत्ता की साठगांठ है इसके लिए हो रहा है। तो सीधा सवाल। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, संवाददाता। कौशलेंद्र, जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, नया डीजीपी का जो पदभार सौंपा गया है, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया कहा जाए अखिलेश यादव की जो तंज और जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं क्योंकि ये चौथे कार्यवाहक डीजीपी के रूप में हैं और इसके पहले मुकुल गोयल जब डीजीपी बनाए थे, अस्थायी डीजीपी बनाए गए थे, लेकिन उनको जब डीजीपी पद से हटाया गया और लोक सेवा आयोग को जब 3 अफसरों के नाम भेजा गया, वहाँ से पैनल ने सीधा यूपी सरकार से सवाल पूछा कि मुकुल गोयल को हटाया क्यों गया। उनको पैनल को चाहिए था कि जिन नामों को दिया गया था उसमें से किसी एक का नाम चॉइस कर किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रही बात अब राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के ट्वीट करने की, सबसे महत्वपूर्ण बात है कानून व्यवस्था की। अगर बात करें तो प्रशांत कुमार एडीजी कानून व्यवस्था से पदभार व्यवस्था की संभाल रहे और जब योगी 0.1 की सरकार थी तब से कानून व्यवस्था की कमान उनके हाथ में है। उसके बाद जब ये डीजी पद पे प्रमोट हुए तो उनको स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था का चार्ज दिया गया। तो कानून व्यवस्था के लिए जो चुनौती, जो तमाम जो काकस, जो माफियाओं के जो काकस थे, वो तमाम कहीं ध्वस्त हुए। और इसी सरकार में आप देखेंगे जो इनकाउंटर के जो आंकड़े आए हैं वो भी आप उठा के देख लीजिए। तो अपराध को लेके अब अपराध किस तरह के क्या हो रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट किया है वो बता सकते कि अंदर खाने में क्या है। लेकिन बात अगर कानून व्यवस्था की अगर की जाए तो यूपी सरकार की हमेशा जो आजमाइश रही कि चाहे जो भी अपराध हो, यहाँ बड़े बड़े माफियाओं को जब ध्वस्त, उनकी जमीनों को जब जो है कब्जे की गई थी जमीनें, जब उनको मुक्त करवाया गया, कई ऐसी इमारतें तोड़ी गई और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो कहीं न जो संगठित अपराध, जो बड़े अपराध थे उसको कमर तोड़ने काम यूपी पुलिस ने, और यही कानून व्यवस्था के जो रखवाले थे यही देख रहे थे। तो लेकिन अब कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अगर बात आई कि कार्यवाहक डीजीपी रूप में क्यों इनको चार्ज दिया गया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होगी कि अभी फरवरी लास्ट में मुकुल गोयल का रिटायरमेंट, क्योंकि मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और वो डीजीपी रह चुके हैं, उनको डीजीपी पद से हटाया गया था। लेकिन एक बार फिर से भरोसा जताना, क्योंकि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की भी सरकार के ऊपर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है और जो आपराधिक मामले हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिला है। अगर पिछले कुछ दिनों का जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो क्या इस लिहाज से भी कहा जाए कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आने वाले समय में अपराध पर अंकुश लगेगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जवाबदेही अब इनकी तय हो चुकी है, क्योंकि डीजीपी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे और प्लस इनके पास जो है डीजी स्पेशल जो कानून व्यवस्था का चार्ज है वो इनके पास ही है। अब तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में
इनको जो है कहीं भी छूट नहीं होगी। और अगर सीधा अगर जवाबदेह होगा, सीधा मुख्यमंत्री सीधा इनसे बात करके उस पर व्यवस्था को पूरा जायजा ले सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं चुनौती है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर तमाम ऐसी गतिविधियां होती जिस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं न कहीं विश्वसनीय अफसरों में से ही लोगों को ये लगता है कि अगर इनके हाथ में चार्ज होगा तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से जो है सुचारू रहेगी। और अगर कानून व्यवस्था की ही बात करें या तमाम जो आपराधिक गतिविधियों की बात करें, अभी हाल ही में देखिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, खालिस्तानी आतंकवादी 3 पकड़े गए, अभी भी उनका सीन रिक्रिएशन का काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, जो अफसर हैं, जो तमाम लोग हैं, जो अफसरों को चार्ज दिया गया उनकी जवाबदेही तय होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराध अभी सॉल्व नहीं किए गए हैं, जिन केसों को भी सॉल्व करना बाकी है, उसकी भी जवाबदेही तय हो जाएगी। और अफसरों को जो बैठाया जाता है अगर कुर्सी पे, तो उनके लिए अपराध तो रोकने के लिए ऐसे अफसरों को, चुनिंदा अफसरों को ही बैठाया जाता है। और कार्यवाहक के रूप में डीजीपी कार्यवाहक, क्योंकि बिल्कुल फिलहाल उम्मीदें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। तो जाहिर सी बात है इन चुनौतियों पर कितना खरा उतरते हैं प्रशांत कुमार और इन जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मसला रहा है और इसको कैसे सुदृढ़ बनाना है ये एक अहम जिम्मेदारी हो, वो भी चुनौती भरी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए कौशलेंद्र। तो फिलहाल अब यही देखना है कि इस एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है और दूसरी तरफ ये अहम जिम्मेदारी जिसको निभाना वाकई कितना मुश्किल होने वाला है, ये देखना होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं केजरीवाल को ईडी का 5वां सम्मान। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में 2 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नया सम्मन जारी किया है। ईडी ने 17 जनवरी 3 जनवरी माफ कीजिएगा 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को सम्मन भेजा था, और लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दिया नहीं और पूछा कि यदि वो आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं है तो उन्हें सम्मन क्यों जारी किया गया। ये सवाल पूछा गया था आपकी तरफ से। इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं। तो लगातार केजरीवाल को 5वीं बार ये सम्मन जारी किया गया है और अब एक बार फिर से और इसी खबर पर संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रवेश, 5वीं बार ये सम्मन जारी किया गया है दिल्ली के सीएम के खिलाफ। अब यही सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या इस बार पेश होंगे। हालांकि कई राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई और इसे साजिश भी करार दिया गया भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको 5वां समन दे दिया है और जब से समन दिया है लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी लीगल टीम के संपर्क में है और बताया ये जा रहा है कि 2 फरवरी को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 4 समन इससे पहले अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। और देखने वाली बात या कयास फिर से वही लगाए जा रहे हैं कि क्या इस 5वें समन में भी अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो लीगल टीम के साथ फिर से संपर्क में है तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से वो नोटिस का जवाब ही देंगे और शायद इस बार भी पेश होने की कवायद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, समन 5वीं बार ये दिया गया है अरविंद केजरीवाल को और कल जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसके बाद ये सम्मन जारी किया गया है, तो क्या इससे भी, क्योंकि लगातार जो तल्खी है वो पिछले काफ़ी अरसे से देखने को मिल रही है, तो इसके बाद ये सम्मन जारी करना इसे किस नज़रिए से देखा जाए? बता दूं कि लगातार जिस तरीके से जो है ईडी के सम्मन अरविंद केजरीवाल के लिए पहुंचे हैं तो आम आदमी पार्टी हमलावर है, लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। उनका कहना है कि ये जो ईडी का सम्मन है ये सीधा सीधा बीजेपी का रोष है, अपना
राजनीतिक दुश्मनी को निकालना है, जानबूझकर भेजा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ऐसी बातों को बार बार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर यही कहते हैं कि ये बीजेपी ने जानबूझकर भेजा है, ईडी जो है कहीं ना कहीं गलत कर रही है। इस तरीके के समन आना मुझे गलत है, क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बात बीजेपी की करे तो बीजेपी लगातार से ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर पाक साफ है या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो ईडी के समक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बार बार ये कह देना कि ये लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसके बावजूद जब समन जारी किया गया तो चौथी बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब पांचवी बार ये समन थमाया गया है और अब देखना यही होगा कि पेश होते हैं या नहीं। शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ईडी के निशाने पर एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और अब बात करते हैं मृत अवस्था हाय रे व्यवस्था। जी हां, हमीरपुर से ये मामला सामने आ रहा है। हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में एक बच्ची की सांस नली में सेब का टुकड़ा फंस गया। परिजन स्थानीय सीएचसी ले गए और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे आक्रोशित परिजन सीएचसी में 2:30 बजे शव रखकर धरने पर बैठ जाते हैं। उन्होंने व्यवस्थाएं खराब होने का भी आरोप लगाया, साथ ही डीएम को बुलाने की मांग की और काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन एक बार फिर से इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल। तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की यह बदहाल तस्वीर सामने आ रही है। मृत अवस्था में नवजात के शव को रखकर इन परिजनों ने आरोप लगाए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, लगातार 2:30 बजे से ये परिजन आरोप भी लगा रहे हैं कि सही समय पर इलाज नहीं दिया गया, इसी के चलते इस नवजात की मौत हो गई है। क्या इस ओर कोई प्रशासनिक स्तर पर या स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई या किसी तरीके की कोई जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है हमीरपुर जिले के राठ कस्बा स्थित सीएचसी केंद्र का है, जहां पर एक मासूम बच्चा था जिसके गले पर सेब का टुकड़ा फंस जाने की वजह से उसकी सांस लेने पर समस्या हो रही थी। जहां पर उसके परिजन उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पर मौजूद डॉक्टर देखते हैं, देखने के बाद प्राथमिक उपचार किया जाता है। उपचार के दौरान युवा जो मासूम है उसकी मौत हो जाती है। मासूम के मौत के बाद उसके परिजन हंगामा शुरू कर देते हैं, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं और मासूम के सबको मैन गेट पर रख करके जिलाधिकारी से मिलने की गुहार लगाते हैं कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जैसे ही स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन को इस विषय में जानकारी होती है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वहाँ पर राठ एडीएम को भेजा जाता है। राठ एडीएम मौके पर पहुंचते हैं और सीएमओ भी मौके पर पहुंचते हैं और मृतक मासूम के परिजनों से बातचीत करते हैं। इसके बाद 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाती है और उस पर कहा जाता है कि जो भी इस पर दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इसी परिवार के लगभग 10 माह पहले एक और मासूम की उसी अस्पताल पर मौत हुई थी, जिसको लेकर के भी परिजन काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है, स्पष्ट रूप से डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि डॉक्टर लगातार लापरवाही करते हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो बाल रोग विशेषज्ञ और मशीनरी की कमी की वजह से उस मासूम की मौत हुई है। अगर वहां पर बाल विशेषज्ञ कोई डॉक्टर होता तो जरूर कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार अच्छे से मिल सकता। अगर मशीनरी होती तो उस मासूम को बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल, मृत केवल नवजात नहीं बल्कि मृत व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और इसीलिए ये तस्वीर सामने आ रही है। शुक्रिया सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरीके बदतर हो चुकी हैं ये व्यवस्थाएं और इसके ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं और जिसके चलते यहाँ पर मरीजों की मौत हो जाती है। आगे बात करते हैं प्रतिभा का कमाल होगा धमाल। जी हाँ, बाराबंकी के मसौली ब्लॉक में ग्राम इंधौलिया के आर्टिस्ट सुमित वर्मा की कलाकारी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और आर्टिस्ट सुमित इस बार 3000 वर्ग फीट में 5 महापुरुषों का
3D चित्र बनाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और इस पेंटिंग में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र शामिल हैं, जिन्हें दर्शाया गया है। ये चित्रकारी है जो सामने आ रही है, उनकी कलाकारी की जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में चर्चा हो रही है और उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में सिलेक्ट कराने के लिए अप्लाई भी किया है। उनका सपना है कि ये पेंटिंग इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की जाए, क्योंकि उनका ये आइडिया एकदम यूनिक है। पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ रजी सिद्दीकी, क्या जानकारी इस संबंध में? बता दें कि ये बाराबंकी के मसौरी ब्लॉक के ग्राम सिंधौलिया के निवासी हैं सुमित वर्मा। बेहद प्रतिभावान आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बाराबंकी के कोठी में स्थित एक HLV पब्लिक इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 3000 वर्ग फीट में 5 महापुरुषों की 3D पेंटिंग बनाई है, जिससे वो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस महापुरुषों में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हैं। ये आर्ट बनाने के लिए सुमित ने पूरे 3 दिन और रात तक अथक मेहनत की है, तब जाकर ये सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि ये स्केच सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उनकी कलाकारी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं और उनके टैलेंट की दाद दे रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ये स्केच गुरु का हासिल करने वाले आर्टिस्ट सुमित कुमार वर्मा इससे पहले भी ऐसी चित्रकारी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुके हैं। सुमित वर्मा इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशालकाय स्केच बना चुके हैं। इसके साथ ही वो 2 अक्टूबर 2021 को 7500 वर्ग फीट में लाल बहादुर शास्त्री का पोर्ट्रेट चित्र बनाकर वो इंडिया बुक ऑफ हालांकि पहले भी ये अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर चुके हैं और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रतिभा का कमाल है और जिस तरीके से ये कोशिश और ये प्रतिभा सामने आ रही है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।